ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, कल हमने मैमल्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं। 2 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम थर्ड क्लास जो है उसकी वो डिस्कस करते हैं जी। और उसे कहते हैं यूथीरिया। यू माने होता है ट्रू, तो इनको हम ट्रू मैमल या प्लासेंटल मैमल का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्लासेंटा बनता है। प्लासेंटा क्या होता है ये भी बात करते हैं। डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी हमारी सबसे पहले बात करते हैं। मनाइल को आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही। मंजले चचा, ये मंजले चचा बोलो थोड़ा दरवाजा मेरा बंद कर दें। दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दें। अच्छा जी, तो हमारे पास जो हो गई। अच्छा, वेरी गुड। तो जो ट्रू मैमल्स होते हैं वो हमारे इस दुनिया में उनकी जो डाइवर्सिटी है वो 95% है। 5% में 4 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारी मार्सूपियंस है और 1 पॉइंट से लेस देन जो है वो हमारे एग लेइंग मैमल। ठीक है जी। तो अब बात आती है जनाब कि हम इसकी हैबिट, तो इसका हैबिट आमतौर पर ये डिफरेंट टाइप के हैं। कोई हमारा फूड एज अ हर्बीवोरा है, कोई ओमनीवोरा है और कोई कार्निवोरा है। हर्बीवोरा हर्ब्स खाने वाले, यानी पौधे खाने वाले, और ओमनीवोरा जो दोनों चीजें खा लेते हो, और कार्निवोरा जो गोश्त खाते हैं। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही जी। नूर फातिमा ने 2 बार कनेक्ट कर लिया। नूर फातिमा, आज तुम्हारी किस्मत खराब है क्या? आवाज तो सब जगह अच्छी आ रही है माशाल्लाह से सबके पास। हाँ जी, माइक शाइक हिला लूं, शायद तुम्हारी बात भी ठीक हो जाए जी। ठीक है जी। तो तीनों तरह की हमें कैटेगरी के हैबिट इनकी नजर आती है खाने पीने में। और ये विविपेरस हैं, एफी, क्योंकि ये मैच्योर बेबी यंग्स को प्रोड्यूस करेंगे या पैदा करेंगे। जैसे मार्सुपियन से तो वो पीछे से शोर नहीं आ रहा भाई। अब तो मैं दरवाजा बंद किया, कौवे चीख रहे हैं मेरे बाहर पे। कहाँ से लड़ाई हो गई कौवों की, तो वो अपना सॉन्ग गा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। बाकी तो मैंने अपने आवाज़ के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई और आवाज़ ना आए। लेकिन खिड़की में नेट लगा हुआ है, खिड़की नहीं है, तो उसकी कौवों की आवाज़ आपको आ रही है तो अलग बात है। मैं और करीब कर लेता हूँ माइक और जोर से बोल देता हूँ। तो ये विविपेरस हैं जो कि मैच्योर यंग्स बेबी पर प्रोड्यूस करते हैं। मार्सुपियंस की तरह अन डेवलप्ड बेबी पैदा नहीं करते, क्योंकि ये एक्चुअली प्लासेंटल मैमल्स होते हैं। इनमें प्लासेंटा मौजूद होता है। और प्लासेंटा जो है वो हमारे एम्ब्रियो की जब ग्रोथ हो रही हो तो वो पूरी एम्ब्रियो को कवर करके रखता है और अटैचमेंट टू द मदर वूम या मदर की यूट्रस के साथ अटैच रखता है। तो इस तरह वो मुकम्मल तौर पर डेवलप होता है और फिर पैदा होता है। मेमोरी ग्लैंड्स इनकी अच्छी डेवलप हैं विद निपल्स, जबकि मार्सुपियंस में ज़रा कम डेवलप थे और वहाँ हमने देखा था हेयर से जो है वो सकिंग कर रहे थे हमारे एगलिंग मैमल्स में उनके बच्चे। एग्जाम्पल यहाँ पर जो छोटे साइज के यूथीरियंस हैं वो आपके पास एरिनेकस, हेजहॉग। प्रैक्टिकल्स की डायग्राम अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जरूर मिलेंगे। शू आपको दिखाए थे मैंने, मोल की तरह रैट्स हैं, स्क्विरल हैं, रैबिट हैं, मैनिस है, स्केलियान टीचर, और पेंगुलिन भी हम इसे कहते हैं। ये भी हमारे पाकिस्तान में मिलता है। और अंगुलेंस जिनके हूफ्ड होते हैं उनको हम हूफ्ड मैमल भी कहते हैं, अंगुलेंस भी कहते हैं। इनमें शीप, गोट, काउ, गोर्स, डियर्स,
कैमल, एक्वस कैम्बलस यानी डोमेस्टिक हॉर्स, एक्वस कैम्बलस, डोंकी वगैरह, जीब्रा, राइनोसोरस, हिपोपोटामस, मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड टू मेंटेन। इनमें तो बहुत सारे हमारे डेफिनेटली हम उनको सवारी के लिए यूज करते रहे हैं और अब भी करते हैं, माल बर्दारी के लिए और खाने के लिए इनका गोश्त और इनका दूध, डेयरी फार्मिंग करते हैं। कार्निवोरा में हमारे पास लॉइन, लेपर्ड, कैट्स, डेकॉल, फॉक्स, ये सब कुछ है। लॉइन तो अब नहीं रहा पाकिस्तान में, लेकिन पहले हुआ करता था भावलपुर के जंगलात में, लेकिन मार मार के उसको खत्म कर दिया, लेकिन दुनिया में मौजूद है। ओमनीवोरा जो बेयर्स हैं, ब्लैक बेयर्स है, लेमोर, लंगूर जिसे आप उर्दू में पढ़ते हैं या लिखते हैं, एप्स हैं, गोरिल्ला है, मका जैसे रेसस मंकी, जो हमारे पाकिस्तान में भी आपको जो नॉर्मल बंदर मिलता है वो मकाका है, और हम खुद उसमें शामिल हैं ओमनीवोरा में। फ्लाइंग मैमल में डेफिनेटली बैट है हमारी, और उसे माइक्रो क्यूरोप्टेरा कहते हैं। और एक्वाटिक मैमल में डॉल्फिन है, वेल है। ये हमारे पाकिस्तान में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडस डॉल्फिन, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, और दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो ये यूथीरिया। यहाँ पर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको 5 ईयर में मिलेगा मैमल से रिलेटेड, और सेम एज हमारे जिस तरह हम फाइलम का करते थे ना, लॉन्ग क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, एंड्रीड्स का, इसी तरह से उन्होंने एक बार 2 बार हो सकता है 5 ईयर में आपको नजर आ जाए कि वो आपसे कहीं अभी कुछ साल पहले भी आया था, और मॉडल पेपर में भी ये है। ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि जी जनाब, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स। लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ सब क्लास मेमालिया, सॉरी क्लास मेमालिया, सब क्लास मेमालिया with with 3 subclasses. Describe the silent features of class Mammalia with the 3 subclasses. तो सब क्लासेस के करेक्टर भी आपने लिखने होंगे, और हमारे मैमल के करेक्टर भी आपने लिखने होंगे। ठीक है जी, इन लास्ट में हम बात करते हैं, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं पाकिस्तान में पाए जाने वाले मैमल्स कौन से जी, वो बता दें। तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 174 डिफरेंट स्पीशीज हैं मैमल्स की, और पाकिस्तान में अच्छे खासे बैट की टाइप्स हैं, और स्मॉल प्लासेंटल मैमल आप इसे कहते हैं। लार्ज वैरायटी में हमारे पास अंगलेंस यानी कि हूफ्ड मैमल्स भी बहुत सारे हैं, लाइक गोट्स है, बुफेलो है, डोंकी है, आई फाउंड ओनली इन पाकिस्तान एंड अ फ्यू नेबरिंग कंट्री। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे सिर्फ दुनिया में पाए जाने वाले एनिमल्स में से सिर्फ हमारे यहाँ पास है, जैसे लाइक मारखोर। मारखोर वाइल्ड गोट, ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है, आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी। और दुनिया में हमारे इस तरह की जो स्पीशी है ये वाली, और भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, ये स्पीशीज स्पेशली हमारे पास है पाकिस्तान की, और बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि ये सरवाइव इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। इसके सींग तो अलग बात है कि बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये खुद भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये वाइल्ड में स्पेशली पहाड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करता है, और वहाँ पर अपना सरवाइव करता है। रेसस मंकी, हमारे पास मंकी की ये नस्ल जो है वो स्पेशल है। फिर इसके पास स्नो लेपर्ड हमारा अपना है पाकिस्तान का, जो नॉर्दर्न एरियाज में हमें मिलता है, और इस पर बहुत काम हो रहा है कि इसे इंडेंजर स्पीशीज में शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब इसमें क्योंकि काफ़ी काम हो रहा है तो तादाद में काफ़ी बेहतरी आई है। ब्लाइंड डॉल्फिन स्टिल परसिस्ट इन स्मॉल नंबर इन अवर रिवर इंडस
और ये हमारे दरिया सिंध में स्पेशली नज़र आती है हमें, और दुनिया में और ब्लाइंड डॉल्फिन आपको नज़र नहीं आती। ओरिजिन की बात करते हैं, छोटा सा अगर कहीं टॉपिक हमें नज़र आ जाए तो कभी इत्तेफाक से आपसे ओरिजिन ऑफ मैमल्स का भी डिस्कशन करवा लेते हैं, और ये आपको हमारे पेज नंबर 233 पर नज़र आए। ठीक है, पेज नंबर 233 पर आपको ओरिजिन ऑफ मैमल्स, कभी इत्तेफाक से पूछे, मैंने आपसे पहले कहा कि कभी ज़्यादा नहीं पूछा। Mammals have derived from a group of reptiles called Therapsida in the early part of Mesozoic era. कल भी हमने जिक्र किया था, आपको बताया था कि हमारा जो एक मेन लाइन है वो एक्चुअल रेप्टाइल्स की है, और वहाँ से ही हमें बर्ड्स और आगे जाकर मैमल्स बनते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो असल में रेप्टिलियंस से कहीं हुआ होगा, लेकिन उसका हमें लिंक अभी नहीं मिला। फिलहाल हम एक आइडियोलॉजिकली या हाइपोथेटिकली बस ये बात कर देते हैं। हाँ, मिल जाएगा, मे बी पॉसिबल कि आने वाले वक्तों में कहीं हमें नज़र आ जाए तो हम उसको कंफर्म कर दें कि हाँ जी, ये जैसा अभी आर्क्योप्टेरिक्स आपने कंफर्म किया था ना, तो वो तो कंफर्म है कि जी बर्ड्स जो है वो हमारे रेप्टाइल से बने हैं। ठीक है, तो एंशियंट यानी पुराने जो मैमल्स हैं वो एक्चुअली बहुत छोटे, वेल स्मॉल एंड नॉट बिगर देन रैट, चूहे या माइस से ज्यादा बड़े नहीं थे। दे वर नॉकटर्नल एंड गोइंग और एबोरल फॉर्म। वो नॉकटर्नल थे। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात में निकलने वाले खाने के लिए, क्योंकि उनको शिकार बहुत कर लेते थे लोग। लोग से मुराद है कि दूसरे एनिमल्स, फिर वो बिल बनाकर छुप कर रहना पसंद करते थे, या फिर दरख्तों पर चढ़कर कहीं उनके अंदर होल बनाकर उसमें रहते थे। They were coexist with dinosaurs and other reptiles for 150 to 200 million years. और ये उस दौर में आज से 150 से लेकर 200 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स का दौर था, डोमिनेंट थे वो, उस दौरान में ये वहाँ उनके साथ ही को एग्जिस्टेंस कर रहे थे, मिलकर रह रहे थे कहीं ना कहीं। When the large reptiles and dinosaurs disappear at the close of Mesozoic era, Mesozoic era जब खत्म होता है, तो हमने बात की थी कि हमारा जो लार्जर डायनासोर्स हैं, बड़ी डायनासोर्स हैं, वो बेचारे मर गए, सरवाइव नहीं कर पाए वो। तो उसके बाद मैमल्स जो है इंक्रीज इन नंबर्स फॉर डाइवर्सिटी एंड देयर साइज। इन्होंने अपने साइज को बड़ा किया है, अपनी डाइवर्सिटी को, फैलाव को बड़ा किया है, और फिर आज की आपको मैमल्स की मुख्तलिफ अक़साम नज़र आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारी बात हो गई जी फिलहाल तो इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आप हम ज़रा, आज भी क्या नेट सेट बंदों का परेशान होना बच्चों का ऐसा लग रहा है, बार बार शायद डिस्टर्ब होकर वापस आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे इसमें फिलहाल बात हो गई। अब हम चैप्टर की एमसीक्यूज कर लें। अच्छा जी, फिर स्लाइड दिखा दें दी, ये वाली जी, ये लीजिए। चलिए ये हम लोग फिर जब तक एमसीक्यूज की तरफ चलना शुरू करें, एमसीक्यूज में जी आप पेज नंबर 240 निकाल दीजिए अपने पास। ठीक है जी, तो 240 पर आ जाए, पेज नंबर 240। एमसीक्यूज बुक की लगा लेते हैं। ट्रू एनिमल्स आर, ट्रू एनिमल्स कौन सा होता है जी? क्या वो नॉन सेलुलर, ए, नंबर 2 यूनिसेलुलर, नंबर 3 मल्टी, नंबर 4 प्रोकैरियोट। इज्मा ने और मिन्हा ने और अयान ने सी बिल्कुल ठीक बताया जी, सी होता है आंसर इसका। मल्टी सेलुलर होंगे हमेशा ट्रू एनिमल। पास ने भी सही बताया जी। एनिलीड्स आर, एनिलीड्स एक कॉलीमेट है, सूडो हैं, कॉलीमेट्स हैं, या फिर हीमोकॉलीमेट है। इसका आंसर भी सी बिल्कुल ठीक है जी, कॉलीमेट, तो ये कॉलीमेट्स हैं।
नंबर थर्ड है जी ग्रुप ड्यूट्रोस्टोमा इंक्लूड्स, ड्यूट्रोस्टोमा में कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? क्या कॉर्डेटा इसमें है, एनिडा है, आर्थ्रोपोडा है या ड्यूट्रोस्टोमा? कॉर्डेटा है, ए आंसर इसका ठीक है जी। थर्ड का आंसर मीना की तरफ से भी ठीक है, थर्ड आंसर इसका ठीक है बिल्कुल। नंबर फोर, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, थर्ड का आंसर ए ठीक है, यानी कॉर्डेटा। नंबर फोर है इंसेक्ट हैव, इंसेक्ट के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं। 33 पेयर क्या हो गया भाई, कौन सा इंसेक्ट है? 33 पेयर, 3 लिखना चाह रहे हो? 33 लिख दिया हमने। 3 अगर लिख रहे थे तो ठीक था, 6 पेयर नहीं बेटा, 3 पेयर, 6 टांगे होती हैं, यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। अगर सिंगल लिखा होगा 6 लेग्स या 6 लेग्स तो फिर वो ठीक होगा, अगर 3 पेयर्स लिखा होगा तो वो ठीक होगा। इंसेक्ट की पहचान ही ये है कि उसकी 6 टांगे हैं, 8 मीटर की 8 हैं, और क्रस्टेशियन में भी इसी तरह ज़्यादा थी, माइरीपोडा में तो थी ही ज़्यादा। लार्जेस्ट फिशेज आर, इनमें से लार्जेस्ट मछली कौन सी है? वेल है, शार्क है, कटल फिश है, जेलीफिश है। वेल मीना ने कहा जी, वेल मैमल है बेटा, वेल सिद्रा ने भी कहा, सीधा सवेरा ने भी कहा, तो वेल इज मैमल, मेल मछली नहीं है ना। मछली कौन सी है? शार्क है, तो शार्क सबसे बड़ी मछली होती है, ठीक है। कटल फिश कौन है? कटल फिश क्या चीज है? हाँ जी, कौन बता रहा है कटल फिश क्या है? कटल फिश मोलस्का होती है, ठीक है। मोलस्का में एक क्लास पड़ी है सेफेलोपोडा, उसमें। और जेलीफिश तो नाइडेरियंस होती है। नंबर 6 की बात करते हैं कि फॉर्मिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड, हनी बी जो है वो एपीकल्चर करते हैं हम तो उसे हनी बी की फॉर्मिंग कहा जाता है। ठीक आंसर है जी, अयान का, सवेरा का, मनाहिल का, ताहा का। नंबर 7 है जी विच वन ऑफ दीज इज अ फिश, इनमें से कौन सी मछली है? सी हॉर्स बिल्कुल ठीक है जी, सी हॉर्स है, क्योंकि स्टार फिश इकानोडर्मेटा है, जेलीफिश नाइडेरियन है, कटल फिश मोलस्का। नंबर 8 है अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकानोडर्मेट, इकानोडर्मेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ट्रैकियल, नॉन ऑफ देम। ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें होता है, ठीक है जी। सिद्रा ने और अयान ने और सिद्रा दूसरी भी सिद्रा, अच्छा वो सवेरा की सॉरी। नंबर 8 पर आ जाए जी, 8 पर है लेम्ब्रे हैज, लेम्ब्रे नो जॉ, ये आंसर इसका ठीक है। साइक्लोस्टोम थी ना लेम्ब्रे। उसके बाद 9th पे आ जाए जी, कॉन्ट्रैक्टाइज हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल, ठीक है जी, ए आंसर। नंबर 9 का आंसर भी ए, प्लेक्वाइड स्केल, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद आना चाहिए था मैट्रिक, लेकिन यहाँ आ गया फर्स्ट ईयर। आपकी बुक में भी ऐसा है? मेरी बुक में तो 9 के बाद उन्होंने 11th लिख दिया है, ठीक है। तो ये अब हम नंबर यही पढ़ेंगे बुक का, ताकि आपकी और हमारी मिसिंग ना हो। 11th नंबर है ये। स्किन इन एम्फीबिया इज नेक्ड, इस पर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई स्केल नहीं होते, कोई हेयर नहीं होते, तो ये नेक्ड होती है, ए आंसर ठीक है इसका। 12th की बात करें, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज साइलेंस, है ना। लैरिंग्स हम में होता है, फेरिंग्स भी हम में होता है, जुबान भी हम में होती है, जुबान इसमें भी होती है ना, लैरिंग्स भी होता है, लेकिन लैरिंग्स से वो साइलेंस बन जाता है। नंबर 13 है जी टीथ इन मैमल्स आर, हमारे मैमल्स में दांत होमोडोंट होते हैं, हीट्रोडोंट होते हैं। हीट्रोडोंट होते हैं, डिफरेंट उनकी शेप और स्ट्रक्चर होता है, तो उनको हम हीट्रोडोंट कहते हैं। नंबर 14 ये कैंगरू इज मार्सूपियल मैमल है, मार्सूपियल, प्लासेंटल नहीं है, मार्सूपियल, जो अपने बच्चे ठीक तरह से, उनके बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होती और वो
मार्सुपियम, मार्सुपियम पाउच को कहते हैं, जो उनकी मेमोरी ग्लैंड के आगे कवरिंग बना रहा होता है, तो उसे मार्सुपियम कहा जाता है, तो इसीलिए हम इसको मार्सुपियल मैमल भी कहते हैं। बैट इज अ बर्ड, इंसेक्ट, मैमल या रेप्टाइल, डेफिनेटली। अभी हमने पढ़ा था सी मैमल, तो ये आंसर हो गया जी आखिरी का, मैमल। ठीक है, चले जी, आप दोबारा बोल, क्या बोल मैडम मुनीबा, क्या हो गया, खैरियत है? शुरू से दोबारा बोल दें हैं? हाँ जी, तुम कनेक्ट नहीं की, लगा लेंगे बेटा, बुक में से लगा लेंगे जब, अभी अब तो फिजिकल क्लास होने ही वाली है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 18 से। तो जनाब, अब हम आज अपने चैप्टर, मार्सुपियल का मतलब होता है पाउच्ड में, 3 का आंसर। अर्बोरर का मतलब होता है पहाड़, वो दरख्त पर रहने वाले। 3 का आंसर बोल रहा था कोई बच्चा या बच्ची, वो हमारे पास कहाँ गया जी, मैं आगे चला गया। कॉल डेटा, ए आंसर। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात, जो रात को निकलते हैं ना बाहर, उनको नॉकटर्नल कहते हैं। जैसे आजकल आप लोग भी नॉकटर्नल ही है ना, दिन में सो रहे होते हैं, रात को बाहर निकल रहे होते हैं। आपसे मुराद बहुत सारे बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने ऊपर ही ले लें, रात में घूम रहे होते हैं, दिन में आराम कर रहे होते हैं। आवाज कट रही है तो वो, तो कटने का मतलब नहीं होता ना, वो नेट का प्रॉब्लम होता है, जैसे स्टॉप होकर थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर आ रही है, तो वो फिर आपकी साइड पर होता है, मेरी साइड पे होगा तो वो सबके साथ होगा। ठीक है जनाब, तो पेज नंबर पर आ जाइए, 309, छोटा चैप्टर है, मे बी पॉसिबल कि हम इसको अगले वीक में ख़त्म कर लें और उसके बाद हम फिजिकल क्लास में आ ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चॉइस किया है कि हम चैप्टर नंबर 13 को कर लें, ताकि एक चैप्टर पॉसिबल ख़त्म हो जाए। पेज नंबर 309, 309। मैं जब तक इसको कनेक्ट करता हूँ शेयरिंग को। अच्छा जी, ओके जी, ये हमारा चैप्टर 13 की तरफ चल रहा है जी। स्टे होम, स्टे सेफ, मगर कीप लर्निंग, इसके बगैर जिंदगी नहीं है, तो ये जरूर कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी अपने साथ चलाते रहिए। चैप्टर नंबर 13 का कुछ हिस्सा स्टार्ट में बॉटनी का है, लिहाजा हम बॉटनी की बात आपको बता देते हैं पहले, और थोड़ा सा इंट्रो है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का नाम है, और जिसे आप अपने आम से जुबान में रेस्पायरेशन के हवाले से जानते हैं कि ये रेस्पायरेशन है ना। लोअर प्लांट्स में, ख़ास तौर पे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं हमारे, जो पानी में पौधे मिलते हैं आपको, ज़्यादातर जो मर्ज्ड हैं, मर्ज्ड का मतलब जो सिर्फ पानी में ही है, पानी से ऊपर नहीं है उनका कुछ भी। 2 तरह के प्लांट होते हैं पानी में, एक वो पानी में होता है जो सबमर्ज्ड है, जो पानी के अंदर ही है ना बिल्कुल, सॉरी मर्ज्ड, और एक सबमर्ज्ड है जो पानी के नीचे, यानी पानी के अंदर उसकी जड़ें हैं, पानी के अंदर उसका तना है, स्टेम है, और लीफ का निचला हिस्सा पानी से टच है। अपर पार्ट लीफ का वो ऊपर है, फ्लावर उसके ऊपर निकलना है, जैसे आपने लोटस को, कमल को, फूल, कमल फूल को देखा होगा, तो वो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं। और जो हाइड्रा, आप वो हाइड्रीला प्लांट आपने देखा होगा, हमारे प्रैक्टिकल 9 में किया होगा, तो वो मर्ज प्लांट है, वो पानी में ही रहेगा, उसकी स्टेम भी, उसकी रूट भी, उसकी लीव्स भी। तो ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ये हमारे आमतौर पर अपनी जो भी इनकी क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिकल की लेयर, आउटर लेयर जो होती है लीफ की, उस लेयर से ही ये डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन कर रहे होते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू आराम से इनका काम बन जाता है। इन्हें स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल की कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, है ना। तो वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है, वो मूव करके इनके लीफ के थ्रू अंदर चले जाती है।
इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो बाहर आ जाती है। हायर प्लांट्स में इसके थोड़ा सा चेंज हो जाता है मेथड, क्योंकि वो हवा में है, एरियल है उनका आमतौर पे स्टेम भी और लीफ भी। तो उनकी लीफ के अंदर स्टोमेटाज होते हैं, सुराख होते हैं, जो आपने पढ़े थे। और साथ ही साथ क्यूटिकल की लेयर जो है ना वैक्सी होती है। क्यूटिकल की लेयर, पहली जो लेयर होती है क्यूटिन, क्यूटिक्स, जैसे हमारी होती है डर्मल, डर्मिस। तो डर्मल हम एनिमल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, स्किन जो लेयर है। और क्यूटिक्स या क्यूटिकल वो हम प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट्स की इनकी लेयर जो होती है वैक्सी कवरिंग होती है। इसलिए आपने देखा हो पौधों की पत्तियों पे आप पानी डालें तो वो यूजुअली रुकता नहीं है, गिर जाएगा ना, है ना। वजह इसीलिए कि वो वैक्सी है, वैक्स के ऊपर पानी नहीं रुकता। तो ये हायर प्लांट जो है वो अपने सरफेस से जो उसके पास स्टोमेटास है, क्यूटिकुलर एपिडर्मिस में, उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसके अलावा आपने ट्रांसपायरेशन भी पढ़ा है कि जी ये इसके थ्रू ही कर रहा हूँ। एक लफ्ज है लेंटिसिल और ये डेफिनेशन आप कभी कभी आपसे एक नंबर के लिए पूछ लेते हैं। ये क्या चीज होती है? ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम न्यूक्लियस लेंटिसिल्स आर डेवलप्ड। आपने कभी दरख्त का तना देखा, उसमें आपको फटा हुआ सा हिस्सा नजर आ रहा होगा, है ना, जिसे हम छाल या बार्क कहते हैं। इंग्लिश में बार्क कहते हैं और उर्दू में आप उसको छाल का नाम देते हैं। ये छाल है और दरख्त की, वो फटी फटी सी होती है। वो फटे हुए से हिस्से जो बीच में आपको नजर आएगी, उस हिस्से को लेंटिसिल कहा जाएगा। जो ऊपर है उसे नहीं, वो जो छाल है। नहीं देखा तो बेटा देख लेना, कोई भी दरख्त, कोचिंग आते हो ना तो कोचिंग के बाहर इतने सारे दरख्त है। नीम का दरख्त है, अपने कोचिंग के अंदर आम का दरख्त लगा हुआ है, तो उसको आप देखिए, उसकी जो स्टेम्प है ना, उसमें दरारें और उतरी हुई सी स्किन नजर आ रही होगी, तो वो उसकी छाल या बाल कहलाती है। तो वो जो गैप आपके बीच में नजर आ रहा है उसके नीचे उसकी ओरिजिनल डर्मस लेयर होगी, एपिडर्मल लेयर। तो इस हिस्से को हम लेंटिसल का नाम देते हैं। विच आर लोकलाइज्ड रीजन ऑफ लूजली अरेंज सेल। इनमें थोड़े से लूज हो जाते हैं सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, और उन सेलों के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेलों के दरमियान जगह हो जाती है। These lenticels help in exchange of respiratory gases। तो ये दरख्त को या स्टेम जो है वो हेल्पफुल होता है इन जगहों से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। एक तो स्टोमेटा से कर रहा होता, एक यहाँ से। अच्छा दरख्त नहीं है, अगर वो प्लांट्स हैं, लाइक हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, छोटे पौधे, तो उनमें आपको लेंटिसिल नजर नहीं आएंगे। लेंटिसिल वुडी एरिया, वुडी प्लांट जो है लकड़ी वाले, उन्हीं में होते हैं। कुछ पौधों में हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पर तो नहीं होगा, ये पौधे वो हैं जो मार्शी प्लेसेस, दलदली इलाके जो होते हैं ना, दलदल होते हैं, असली दलदल, जो समंदर के किनारों वाले जंगलात हैं या दरियाओं के किनारों वाले जंगलात हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ज़मीन में, तो वहाँ पर जो है वो दलदल सी बन जाती है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी होती है। वहाँ एक्चुअली डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन बहुत हो रहा होता है। तो वहाँ पे आमतौर पर मीथेन गैस बनती है, और मीथेन गैस को आपने मार्श गैस के नाम से जाना होगा, मार्श गैस, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी हवा में, तो ये रूट्स प्लांट की क्या करती है, ये रूट्स भी थोड़ी सी बाहर निकल आती है, नीचे जमीन के अंदर गई और वहां से यू टर्न लेकर थोड़ी सी बाहर आ जाती है, और वो जमीन से बाहर आकर ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है। तो इस तरह ये पौधों का मतलब हेल्पफुल होती है, लेकिन तमाम पौधों में नहीं।
सिर्फ उन पौधों में जो मार्शी प्लेसेस में रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और आगे हमारे पास पेज नंबर में आपको बता दूं, ये सवाल हमारा आता है पेज नंबर 311। 311 पर देखिए, आपको लेंटिसिल नजर आ जाएगी, डायग्राम बनी है कुछ ऊपर। इस तरह से छाल जो है वो कॉर्टेक्स या कॉर कैम्बियम बाहर आ जाते हैं, यानी पीछे की तरफ खुल जाते हैं, और बीच में जो जगह गैप बन जाता है वो लेंटिसिल कहलाता है। यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है बॉटनी में, ठीक है, बॉटनी में सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल है कि जी डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन, define photorespiration in C3 plants. Define photorespiration in C3 plant. फोटो रेस्पिरेशन बताइए C3 प्लांट में। अब C3 प्लांट कौन होता है? C3 प्लांट के लिए मैं थोड़ा सी बात आपको जरा क्लियर करता हूँ। ये हमारे पौधे लगे हैं बाहर, है ना, कहीं पे भी आप लोग घर में लगाए में गमले में पौधे लगाए, इन पौधों में यूजुअली नॉर्मल तरीके से अपनी प्लांट अपनी फ्लावरिंग करता है और उसके सीड बन जाते हैं। लेकिन जो हम फसलें फसलें उगाते हैं, लाइक वीट है, शुगर केन है, कॉटन है, ये फसलें जो उगती हैं ये पौधे ग्रास फैमिली डिफरेंट होते हैं, मतलब अब जरूरी मोनोकॉट भी है, डाइकॉट भी है, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, इन्हें अपने आप को धूप में पकाना पड़ता। पकाने से मुराद है मैच्योर करना। जिनमें फ्लावरिंग होती है, फिर जैसे वीट है, गंदुम, तो गंदुम के अभी पौधे आप अभी नहीं शायद लगेगा, अगले महीने शायद लगाओ या इसी महीने लगता है। ये बड़े होते थे 2-3 महीने, यानी मई अप्रैल मई जून तक चले जाएंगे, और जून में जाकर इनकी फ्लावरिंग के बाद इनकी गंदुम यानी फसल पकना शुरू होगी। तो इनको चाहिए सख्त गर्मी, वरना गंदुम नहीं आएगी इसके ऊपर। तो ऐसे प्लांट को C3 प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, C3 प्लांट उन पौधों को कहते हैं जो गर्मी में अपनी सीड को मैच्योर करें, अपने फ्रूट को मैच्योर करें। अब गर्मी है तो क्या होता है, इनको ट्रांसपायरेशन करना, लेकिन गर्मी बहुत है, जमीन में पानी कम है, तो अगर ये ट्रांसपायरेशन करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा, है ना। और मसला हो जाएगा। अब पानी को कैसे रोका जाए? तो पानी को रोकने के लिए इनको स्टोमेटा बंद करने पड़ेंगे। मेरी बात को सुकून से समझिएगा, फोटो रेस्पिरेशन आसान है, लेकिन ये हो क्यों रहा है बस ये बस समझा रहा हूँ। अब पानी को ट्रांसपायरेशन रेट, मैंने कहा गर्मियों में बढ़ गई है तो ट्रांसपायरेशन रेट भी बढ़ना चाहिए, और अगर ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ा तो पानी खत्म हो जाएगा पौधे का, और नीचे जमीन में पहले पानी नहीं, तो पौधा क्या करता है, दिन के वक्त अपने स्टोमेटा को बंद कर देता है। बड़ा धूप है, सख्त धूप, उस वक्त ये अपने स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि इसकी बॉडी से पानी सारा निकल ना जाए, एवापोरेट ना हो जाए। अब स्टोमेटा बंद हो गया तो अब क्या होगा,
पानी तो रुक गया, लेकिन सांस का क्या करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या करें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए फिर ये फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देता। आपको याद है फोटोसिंथेसिस? कौन बता रहा है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी से? मीना ने कहा ग्लूकोज, मुहिम ने कहा सनलाइट, मैंने कहा बाय प्रोडक्ट। अयान ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। श्रीधर सवेरा ने कहा कि ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन। सवेरा का ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गया। इन तीन में से ऑप्शन है कोई ठीक? ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन को एक है बाय प्रोडक्ट। मैंने क्या पूछा? बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं पूछा। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ओ। अयान ने कहा ओ, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं? बाय प्रोडक्ट कहते हैं जी जिसको आपकी जरूरत बनाना आप चाहते थे ग्लूकोज, ग्लूकोज ही चाहिए ना, उसके साथ बन गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक कहा। बाय प्रोडक्ट पता चल गया दोनों के। अब दोनों के प्रोडक्ट आइए। रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या है? ओ सॉरी, प्रोडक्ट क्या हूँ, रिएक्टेंट। रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट है ओ। और फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजें नजर आ रही, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक जगह हमारी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट है और रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है और बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। क्लियर? चलो, अब आप देख लेंगे। क्यों हुआ ना? हाँ बिल्कुल। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा C3 प्लांट कर क्या रहा। इंस्ट्रूमेंटा तो बंद कर दिए, अब क्या करें? इंट्रो में हम पहले बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है यानी फोटो रेस्पिरेशन है वो C3 प्लांट में होता है, इन विच दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के वक्त ये काम कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन को कंज्यूम कहाँ से करेगा? जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा तो उसको उठाकर दोबारा यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस में। When the environmental conditions are hot and dry, the C3 plant close their stomata to prevent the loss of water. मैंने भी आपसे कहा कि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो गई तो पौधे ने क्या कर दिया, अपने स्टोमेटा को बंद कर दिया। अब बंद किया है तो ऑक्सीजन सांस कहाँ से ले? सांस लेने के लिए उसने क्या कर दिया? Due to the ongoing process of photosynthesis, the oxygen concentration is increased inside the leaf. स्टोमेटा तो बंद है ना, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही, तो लीफ में जमा हो रही। This oxygen compete with the carbon dioxide to combine with the ribulose biphosphate RUBP. समझ में आई बात? वो ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक कंपाउंड है जिसको वो यूज कर रहा होता है इस प्रोसेस के लिए, उसे कहा जाता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक। अब ये रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। कि कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, चाहे प्लांट में, चाहे एनिमल में, चाहे बैक्टीरिया में, वो एंजाइम के बगैर नहीं गुजारा हो सकता। यहाँ भी इस काम को करने के लिए हमारे पास दो एंजाइम मौजूद है। कार्बोक्सिलेज जो कार्बन को रिएक्शन करवाएगा, ऑक्सीजनेज जो ऑक्सीजन करवाएगा। ठीक है। इन एंजाइम्स को मिलाकर अगर हम पढ़े रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऐसे पढ़ेंगे, या राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। तो टर्म एंजाइम के लिए क्या बना देते हैं? सी कार्बन ओ ऑक्सीजन। ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है रुबिस्को। रुबिस्को इज द एंजाइम। ठीक है। टू फॉर्म, अब ये मिलकर जो नया प्रोडक्ट बनाएगा उस प्रोडक्ट को कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, पीजीए, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये दोनों के दोनों हमारे आम कैल्विन साइकिल में ही बनेंगे, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। वहाँ एक लंबा प्रोसेस है पूरा, यहाँ छोटा सा प्रोसेस। और अगले मरहले में फॉस्फोग्लिकोलेट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू सेरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा बनना क्या चाहिए था रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले मरहले में ये हुआ RuBP यानी कि रुबुलोज बाइफॉस्फेट, ऑक्सीजन के साथ मिला, उसने बनाया PGA या फॉस्फोग्लाइकोलेट। फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट टूट गया सीरीन में और प्लस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर जी? ये बनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था ना। और ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी, किसमें चली जाए? फोटोसिंथेसिस में। ऐसे ही होगा क्योंकि ये किसका हिस्सा था? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? रिएक्टेंट, है ना। और फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बनेगा, बाय प्रोडक्ट। कौन? ऑक्सीजन। वो कहाँ आ जाएगी? क्लियर हुई जी मेरी बात? तो दिन के वक्त ये साइकिल चल रही होती है, अपनी ही ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैकेनिज्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनका स्टोमेटा बंद है, तो वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते और ऑक्सीजन बाहर रिलीज नहीं कर सकते। इसलिए लीफ के अंदर ही ये स्टोमेटा तो बंद है, गैस बाहर जा नहीं रही। ये मेथड चल रहा है। जैसे आजकल ना, अभी अगर लॉकडाउन सख्त हो जाए तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई 2 दिन या परसों या कल जो है आपके इलाके में लॉकडाउन हो जाएगा, तो आपके पेरेंट्स 1 महीने का जाकर सामान लेकर आ जाएंगे सारा। घर में बैठ के वो सामान यूज किया जा रहा है, बाहर तो जा नहीं सकते, बंद है, दरवाजे बंद है, स्टोमेटा बंद है, गैस तो बाहर जा नहीं सकती, बाहर से आ नहीं सकती। तो अपने ही रिएक्शन में बनने वाला बाय प्रोडक्ट उसको एज अ दूसरे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है रिएक्टेंट में। उस समय साइकिल से दिन के वक्त, रात को ये नॉर्मल हो जाता है, रात को ये प्रोसेस नहीं होगा, जो रात को वो स्टोमेटा खोल देगा। ठीक है जी, क्लियर? तो अपने स्लाइड नोट कर ली, आगे बढ़े।
तो जी आगे चलते हैं। ये देख लें, जब मैं बात कर रहा हूँ कैलविन साइकिल की, तो हमारा ये पोर्शन नहीं है इसमें अंदर ना, ये वाला। ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, मगर ये वाला जो प्रोसेस है, मगर हमें शॉर्ट में इतनी साइकिल बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सिंपली इक्वेशन से दिखा है बस। तो मैंने आपको वैसे ही दिखाने के लिए क्या ये सिलसिला होता है फोटो रेस्पिरेशन में। जी अब चलते हैं जोलॉजी के हवाले से सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें नजर आएंगे। बाद में व्हाट इज रूबिस्को, बड़ा रूबिस्को में रूबिलोज बाइफॉस्फेट के साथ जो इंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, वो मिलकर कहलाता है रूबिस्को। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं जनाब हमारी जोलॉजी के हवाले से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, और वो है रेस्पिरेशन के हवाले से। पहले सिंपली आप याद रखिएगा, आपको तो याद है 9 में आप क्या कहते थे भाई, ऑक्सीजन इंसर्ट करने और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने, तो इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब याद रखिएगा जब सवाल आपसे पूछा जाए ना, डेफिनेशन पूछ ली है, तो आप वो वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन पहले लिखिए। रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन reduction in which food is oxidized to release energy। जी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। बाकी सिंपली जो आप बात करते हैं कि टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज, इसको हम बचपन में रेस्पिरेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये भी अब अभी भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं मना नहीं कर रहा एक लाइन, लेकिन वो जरूर लिखिएगा, पता चले कि आप इंटर के बच्चे हैं, 6-7 के बच्चे नहीं। ठीक है, आमतौर पे जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअली पहले तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर उसके बाद लंग्स हो या कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, उसमें वो डिफ्यूज करती है। पहला एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है, वापिस पेज नंबर 309 पर आ जाइए। यहाँ पर ये 3 फैक्टर लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर सवाल लिख लीजिए आप। राइट द फैक्टर्स, write the factors which necessary for exchange of gases। Write the factors which necessary for the exchange of gases। बिल्कुल, ये आप ओके तीनों फैक्टर लिख सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट,
ग्रेडिएंट किसे कहते हैं? इस्तेमाल जैसे आपने करना है ना, अगर इंग्रेडिएंट्स कोई भी चीज हो, आपने कहा जी इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो हमारे बॉडी में कौन सी गैस आनी है? ऑक्सीजन आनी है। निकलनी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी। तो मेंटेन किसको करना? इन दोनों ग्रेडिएंट को करना। बॉडी में ऑक्सीजन कम ना हो जाए और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना हो जाए, इसी को चेक एंड बैलेंस करना मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडिएंट कहलाता है। नंबर 2, large surface area in relation to the volume of organism. आपको पता है आपके लंग्स अगर ओपन कर दिए जाएं, खोल दिए जाएं, तो ये आपसे आपकी बॉडी साइज से कई गुना बड़े हो जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें ऐसा बना कर दिया। वजह वजह ये है कि लार्ज एरिया चाहिए होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के, ठीक है। ये इतना बड़ा एरिया लंग्स का है, मैंने अभी आपको कहा लंग्स को हम खोल दें, तो लंग्स खोलने के बाद आपकी बॉडी से 20 गुना बड़े साइज यानी कि लेंथ वाइज जो एरिया वो बना देंगे। ऑलमोस्ट जो टेनिस कोर्ट है ना, उतने बड़े होते हैं हमारे लंग्स। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कॉइल करके एल्वेलाई की शक्ल में छोटी छोटी सैक्स, एयर सैक्स बनाकर, थैलियां बनाकर तो आपकी बॉडी में फिट कर दिया, ताकि आपकी बॉडी को तो इतनी ही नीड है ऑक्सीजन की, लेकिन इतनी बड़ी जगह तो है नहीं, इसलिए इनको क्वाइल कर दिया गया। दूसरा, सॉरी थर्ड, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सरफेस। आपके लंग्स आप हमेशा देख लें मॉइस्ट होगा। आजकल आपने देखा कोविड, तो कोविड में रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या खराबी आ रही है? ड्राई हो जाता। पॉइंट 2 समझ में नहीं आ रहा जी। सवेरा ने कहा बेटा हमेशा जितनी बड़ी बॉडी होगी ना, उससे कई गुना बड़ा उसका रेस्पिरेशन का ऑर्गन होना चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। अब उस सरफेस को बड़ा करें, अगर हम अपने लंग्स को खोलें, ओपन करने के बाद उसकी एक एक लेयर बनाएं, सीधी कर दें, तो वो हमारे बॉडी के 20 टाइम मोर देन लेंथ का बन जाएगा। लेकिन इतना बड़ा लंग्स अल्लाह ताला ने कैसे कर दिया? कॉइल कर दिया। धागा है ना कपड़े सीने वाला, कैसे होता है? एक छोटी सी रील पर लिपटा हुआ। दुकान वाले भी ऐसे ही रखते हैं, लेकिन अगर दुकान वाले उसको रील में ना रखें बल्कि खोल के रखें, तो 4-5 में हल रील ही उनकी दुकान में आ पाएंगी, खोलने का संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो इतना बड़ा धागा आपने एक जगह कॉइल कर दिया ना, घुमा कर। ऐसे ही नेचर भी करती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए लंग की, या जो भी ऑर्गन है, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन है रेस्पिरेशन के, तो वो लाजमी तौर पे मॉइस्चर होना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि आजकल कोविड है, तो कोविड में क्या है?
कोविड में हमारे लंग्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के नतीजे में हमारी ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और अगर ज्यादा कम हो जाए तो फिर डेथ हो जाती है, मौत बात करें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी मीडिया। इसी के नीचे ही है। तो दो तरह के मीडिया हमें नजर आते हैं, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल, पानी और खुश्की। पानी में क्या होता है जी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी उसमें मौजूद हैं वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे टेरेस्ट्रियल जो है वो हवा से ऑक्सीजन लेंगे। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हालत में होती है वो आमतौर पर एक अच्छा पानी जो साफ सुथरा पानी हो वो 5% ऑक्सीजन रखता है, लेकिन हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो फ्री ऑक्सीजन ले रहे होते हैं जो कि 21% होती है। हाँ? हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। पानी का जो मीडिया है वो डेंस है, पानी खुद एक डेंस है, जबकि हवा जो है वो डेंस नहीं है, लेसर। तो इस तरह हमारे इन एनिमल्स को जो टेरेस्ट्रियल मीडिया से ऑक्सीजन ले उन्हें बहुत आसानी, ज्यादा मकदार में भी ऑक्सीजन मिल रही है और फ्री हालत में मिल रही है। ऐसे ही तो आपसे यहाँ पर एक रीजन पूछा गया था, लिख लीजिएगा यहीं रेस्पिरेटरी मीडिया में। Why terrestrial media? Why terrestrial media is more effective than aquatic media? Why terrestrial media is more effective than aquatic media for respiration? For respiration. ठीक है, क्या आंसर बनाएंगे हम लोग? रीजन का आंसर बना लेंगे, पॉइंट नहीं है ये, क्वेश्चन मैंने आपको कहा, मैं लिख रहा हूं। Why terrestrial media is more effective than aquatic media for respiration? जी बिल्कुल, इसका जो हमने डिफरेंस आपको दिया हुआ ना, यही जो
दूसरा और तीसरा पॉइंट है, इसी से आप आंसर बना, दोनों को आंसर मिक्स कर लें या अलग अलग करके लिख दें। ठीक है, पहले पॉइंट को हमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं, रीजन। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल से मुराद है कि अगले वीक मिलेंगे, तो कोई बात अगर पूछनी जल्दी से पूछने की, नेक्स्ट क्लास शुरू करनी होती है। और जिसने नहीं कुछ पूछना वो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाज़त है उसे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आने वाले वक्तों में भी नेक हिदायत दे हमें, और नमाज और नेकी के काम करने की तौफीक अता करें, और हमारी सेहत का ख्याल रखें, कोविड से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी किसी ने बात करनी है तो पूछ लें। फेंडर मीडिया क्या होता है? फेंडर फेंडर कौन सा मीडिया भाई? अब्बास भाई, फॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है? केमिकल होता है जी, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, और ये केमिकल हमारे पास, हमें बहुत सारे केमिकल नजर आएंगे जब हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे, और उन केमिकल की कन्वर्जन ही दरअसल हो रही है प्लांट में और हमारे पास। बात भाई, डेंस मीडिया डेंस होता है ना, फेंडर डेंसर, फेंडर बाल मैंने नहीं पढ़ा, डेंस पढ़ा है, डेंसर मीडिया। डेंसर मीडिया का मतलब होता है डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो ना, पानी है ना, पानी और हवा दोनों में जब हम बात करें तो डेंसिटी पानी की ज्यादा होगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। इस वक्त कौन अब आ रहा है? बस अब अल्लाह हाफिज भाई, अभी बेचारे ये कहाँ से आ रहे हैं।